आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर हैं। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है। मैं तो समझता हूँ इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ हमेशा पाकिस्तान में डिस्कस होती है, खास करके जब इंडिया की तारीफ होती हो या फिर इंडिया को डिस्कस किया जाता हो कि भाई इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व पड़े हो और हमारे पास 2-5-10 बिलियन के रिजर्व मैक्स है, और वो भी वो पैसे हैं जो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ ने आपको सिर्फ क्रेडिट दिखाने के लिए रखे हैं कि भाई अगर आप यहीं से कुछ भी खरीदते हैं और सामने वाला गारंटी दे मांगता है कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, उसकी क्या गारंटी है, तो उस समय पर आप दिखाते हो कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके जो भी किस्त बनेगी या फिर जो भी लौटाना पड़ेगा हम आराम से लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी बात होती है कि भाई इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है तो आखिरकार ये हो कैसे गया, क्योंकि 1947 में दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए थे और एक पीरियड ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान था वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था इंडिया से, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं। अब उसी के बिना पर पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जो है एशियन टाइगर बनेंगे। जैसे मैं आगे भी कह चुका हूँ, एशियन टाइगर नहीं एशियन बिल्ली भी नहीं बन पाएगी, और आज इतनी ख़राब सिचुएशन है कि 2-3-4 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर हैं। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूँ ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप 10 बिलियन डॉलर्स किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है। ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह, वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। अली साहब, ये इतनी कमज़ोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे,
उनको फ़ज़ाई जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है, इसकी क्या वजह है? जबकि आईएमएफ ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, फैटफ ने हमें दबा के रखा हुआ। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने $31 बिलियन की लिमिट की हद जो है वो की थी, और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है, क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं? हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़े। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, जो अरबों डॉलर, ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना क्यों लिए। और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जाजात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा करना, जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन मैं डीएनए पे आ गया हूं, मैं खुद पाकिस्तानी हूं। मैंने क्या किया आज तक पाकिस्तान के लिए? मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मेरे हमने सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर में ये है ही नहीं। मी माई सेल्फ एंड माइंड से हम ऊपर आ ही नहीं सकते। हम ना अपनी गली के बारे में सोचते हैं, अंदर से खाएंगे गली में, अपने दरवाजे के सामने रूढ़ी बना देंगे, गंदगी का ढेर अपने दरवाजे के सामने। वाई? आप सोच रहे मैं इसकी बेसिस पे इवन द डीएनए में बड़ा इंटरेस्टेड था। मैंने अपना वो डीएनए देखने की कोशिश की है कि वाई माइंडसेट किस तरह आ रहा है वो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हमारे बच्चे क्यों नहीं वॉलंटियर करते? हम क्यों नहीं वॉलंटियर कर रहे? हम सोसाइटी के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? हम इस्लाम के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? अब देखें ना, रिचुअल पे ज्यादा जोर है, उसके फंडामेंटल पे जोर ही नहीं है। हम इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं, हम हर चीज को जिसमें पोल्यूट कर देते हैं उसकी, जिस चीज में। व्हाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन कि हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन ही समझा है, उसमें हम अंदर जाने की हमने कोशिश नहीं की। आधे रिचुअल अभी भी हमारे हिंदुओं वाले और दूसरे मजाहिब के हैं इस्लाम के साथ। और जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि हम रिचुअल्स पे जा रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स नहीं समझ रहे, इस्लाम के स्पिरिट को नहीं समझ रहे। तो ये फिर इसमें जिस तरह मैंने बताया है कि ये हमारी बदकिस्मती, बदनसीबी, क्या इस पे जितना भी कहा जाए कम है। और अभी वो कहते हैं कि रिलीफ इज नॉट इनसाइड। ये ब्लीडिंग का प्रोसेस देखें आप, जब मरीज एक इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, फिर उस पर रिकवरी पे आते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सबसे बड़ी बदकिस्मती। 73 साल की ब्लीडिंग है और रुकने का कोई नाम नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा कि कब रुकेगी। और मजे की बात यह है कि जिस इलाके की जबान ये पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उस इलाके का आपने पहनी हुई साड़ी आज, उसको तो वो कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का लिबास ही नहीं है और ना पहनने की इजाजत है। जब तक आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों तब आप
और बिंदी जो आपने लगा दी है तो खत्म ही, तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है यू शुड बी नॉट बी गो आउट, इफ यू गो आउट बी सेफ, क्योंकि तो किसी भी जाहिल पाकिस्तानी को ये जो 70 साल से बताया जा रहा है कि तुम एक्चुअली हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम तुर्की से आए थे किसी टट्टू पे बैठ के, तो ये सब बिलीव करते हैं। तो एनी टाइम एनी गवर्नमेंट इज इन ट्रबल वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि उर्दू अब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वो बोलता ही नहीं उर्दू पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर क्या उर्दू घर में बोलता है कोई? यानी फ्रंटियर में जाके लोग उर्दू में शेरशायरी करते हैं क्या? कैन यू इमेजिन गफार खान घर में बैठे उर्दू में बात कर रहे होंगे? इट्स जस्ट कंसीवेबल नहीं है ना। या जीएम सैयद घर में बैठ के बात कर रहे हैं भाई को उर्दू के शेर सुनाओ। तो एक छोटी सी माइनॉरिटी आके यूपी और बिहार से आके उसने पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई उर्दू के नाम पे, अभी इनको ये याददाश्त इनकी छोटी होती है। उर्दू हैज बीन यूज्ड अक्रॉस सबकॉन्टिनेंट इंडिया एज अ सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द मुस्लिम रूलिंग क्लास, यानी गालिब और ये सब यूपी का जो वो बहादुर शाह जफर और फलाना, किसको पड़ी हुई है अगर कोई बैठा है तोरखाम के अंदर कि उर्दू बोली जा रही है नहीं बोली जा रही है? कौन जाके मस्तूम के अंदर कहेगा कि भैया ये नहीं बोली कहाँ से आ गई? या कोटरी में या आप मीरपुर खास में जाके, खैर वो जो इंडिया से आए हुए हैं वो तो अपनी उर्दू चलाते हैं, बट दे आर अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने बाकी पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ। सो ये रास्ता ऐसा ही है खड्डों वाला, जिसके अंदर कब जाके फंसेगी गाड़ी एंड एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है हम लोग? हमें किस मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो पंजाबी है वो तो सीरियसली आइडेंटिटी क्राइसिस में है ना। तो बड़े शर्म से अपने किसी शो पे कहीं बात करने में, पंजाबी में बात करने से बहुत ही कतराते हैं। मैं आपके कुछ होस्ट के साथ बात कभी कभार की है, वो घबरा से जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसी जबान जो सिर्फ गाली गलौच में इस्तेमाल करनी है, वो कैसे टीवी पे कोई बात कर सकता? ये नहीं कि पंजाबियों के दुश्मन करें, ये पाकिस्तानी पंजाबी खुद अपने जहन में इनका है कि हमारा कोई ताल्लुक पंजाब से नहीं है। हम पैदा ही उर्दू बोलते हुए हुए थे, मरे हुए भी उर्दू। सर ये सिर्फ पंजाबियों में है या बाकी जबान बोलने वालों में भी है? बाकी तो किसी में भी नहीं है। बाकी जो उर्दू बोलने वाले आए यूपी और बिहार से, वो तो उर्दू ही बोलेंगे ना। उन्होंने भी अपनी इलाके की जबान को रिजेक्ट करके पाकिस्तान आए ना, कि थू ये क्या हिंदी जबान है या खड़ी बोली है या भोजपुरी है, इस सब को छोड़ के जब अर्ली 50s में जो कराची में थे महाजिर आए हुए, उनसे आपको पता चल जाता था कि मेवट से आए हुए हैं या हैदराबाद दक्कन से हैं, क्योंकि उनके लहजे अलग अलग होते थे। अब तो सब डिसिप्लिन होके पक्के मुसलमान बन के उर्दू ना बोलें ठीक तो आपको तो बेवकूफ समझा जाता है। तो उर्दू को भी कहा जाता है कि संस्कृत, और उसमें जो है हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, अरबिक के वर्ड्स भी हैं। अपनी जबानी ना मिक्सचर है ना, वो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का। तो वो तो जैसे एंग्लो इंडियन एक जबान बोलते थे, अमरे को जाने को मांगता है, ये सब वैसे ही अपने तुर्क फौजी जो आए थे, जो दिल्ली में बाजारों में घूमते थे, ये उनकी जबान है। 5-6 हजार तुर्की के वर्ड हैं इसके अंदर। तो ये तो इन्वेडर्स की मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ खड़ी बोली या भोजपुरी या जो भी जबान थी उससे बनी हुई है। और आप देखिएगा इसीलिए मुसलमान जो है वो हिंदी बोलते हुए उसी वक्त बोलता है जब उसको ये प्रूव करना होता है कि नहीं हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम पे शक ना करो, तो वो इतने 3-4 बड़े भारी वर्ड्स हिंदी के डाल देता है, उसको गारंटी हो जाती है कि वो पेट्रियाटिक इंडियन है। बट उस तरफ सोच ही नहीं है हमारी। इस्लामाइजेशन के बाद तो आपको कुछ तालीम आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू बी हाफिजुल कुरान एंड दैट मींस यू नो एवरीथिंग।
हमने अब तो सर यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही है ना, जो अब नई बिल्डिंग्स जो बन रही है, जैसे जिसमें मैं रहती हूँ और लोग रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग्स हैं, ये भी इन्होंने ऐसी बनाई है जो दुबई में बनती हैं या सऊदी अरब में बनती हैं, हर तरफ से बंद, कहीं से हवा नहीं आती, हर जगह बस एसी लगे, कोई फ्रेश एयर का नहीं। तो ये तो अब इतना ज्यादा अरब्स को फॉलो करते हैं कि बिल्डिंग्स भी वही बना दी हैं। खैर अरब्स अपनी कौन सी बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स को ठेका देते हैं ना। नहीं, मगर वेदर तो उनके वेदर के हिसाब से सही है ना, उनके इतनी गर्मी होती है। देखिए दिस इज नॉट, अब आप पाकिस्तान में शो करती हैं, बट आज से 100 साल बाद जब देखेंगे तो दिस विल नॉट बी अ सॉर्ट ऑफ वायबल कंट्री। जब आप जबान पे नहीं तय कर पाए, आपने कभी उस सरजमीन की किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं की। अब ये जो साड़ी आपने पहनी है, ये मेरी बीवी कराची के अंदर दिस वाज आर्म ड्रेस था, माय मदर इन लॉ ऑलवेज यूज्ड टू वेयर इट। पंजाब के अंदर भी इतना आम नहीं था, बट पीपल वुड स्टिल वेयर इट। आज वो हमारे दोस्त फोटोग्राफ्स देखते हैं शादियों के तो कहते हैं, ओ योर वाइफ वाज वेयरिंग अ साड़ी। दे कांट बिलीव कि कराची में मोस्ट औरतें साड़ी पहना करती थी। ये अब ये बदनसीबियां है ना कि आप जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं कि यू आर नॉट फ्रॉम द लैंड वेयर यू आर बोर्न। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग यूएस 40 मिलियन डिफेंस डील। बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, मुझे याद है कि एक लिस्ट जारी की गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट कि हम कई सारी चीज़ें, हंड्रेड्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें। उसके बाद इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, उसमें से 100 से 150 आइटमें डिक्लेयर की गई कि भले ही हमारे पास स्टॉक उसका जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये चीज़ें अब हम आने वाले दिनों में इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा काम भी शुरू हो गया कि भाई हम जो है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, पिछले दिनों एक लेफ्टिस्ट मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि हथियार हमारे पास, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान या फिर चाइना ने यहाँ पर हमला कर दिया तो ये सारे हथियार हमारे पास हैं नहीं, जिसकी लिस्ट हमने जारी की थी। लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई इंडिया के पास वो सारी चीज़ें आ गई है और इंडिया ने खुद बनाई है। और आने वाले दिनों में देखिए, खुद बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ये इंडिया इस पर आत्मनिर्भर हो जाता है। दूसरा, हम इसको बाहर भी बेच सकते हैं। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अमेरिका, रशिया, चाइना से हथियार खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि उनके पास पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, तो इसीलिए सब कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके, क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को, $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असलहा बेचा। और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम,
ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग यूएस 40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो कम भी की है, पाकिस्तान ने भी कम की है लेकिन भारत ने भी कम की है। और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। और ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। सो एक्सपोर्ट में भारत जो है वो राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। भारत जो है वो अपने आप को प्ले तो कर रहा है। जैसे कोविड-19 में वैक्सीन एक्सपोर्ट की तो जारी बात है उनको फायदा तो हुआ इसमें। अब और भारत का सॉफ्ट इमेज भी बढ़ा। अच्छा, अभी अगर भारत जो खित्ते के छोटे छोटे ममालिक को अपना जो असला बढ़ा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 152 आइटम्स ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब भारत की अगर अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक वेपन्स में जिस तरह रशिया से वो S-400 लेगा, वहां से राफेल ले लिए, तो बड़ा वेपन जो है और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो इमीडिएटली भारत प्रोक्योर करना चाहता है और वो करेगा भी क्योंकि वो समझता है कि चाइना को डील करना है, पाकिस्तान को डील करना है। लेकिन जो छोटा वेपन होगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी और जो जिसकी मार्केट भी जारी बात है छोटी होगी। देखिए राफेल का हो या S-400 का हर बंदा कस्टमर तो नहीं हो सकता है, भारत तो कस्टमर है उसका, लेकिन इसके साथ साथ जो चीन है, इसके साथ साथ जो इंडिया है। अब इंडिया के फॉर एग्जांपल जो वेपन्स हैं, जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, ये ध्रुव और रुद्रा चॉपर्स हैं, या जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर दूसरे जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मे बी उनकी उतनी प्राइस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर प्राइसेस फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो इनकी प्राइसेस जो है वो खित्ते में इसको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो भारत अपने खित्ते में जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स और ये छोटे फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और इनमें से वियतनाम, ये कुछ ऐसे ममालिक है जो वाकई असला खरीद सकते हैं, जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइन है, मॉरिशस है, और ये वाकई ही असला खरीद सकते हैं। श्रीलंका है तो थोड़ा बहुत खरीद सकता है। तो ये असला इनको भारत अपना जरूर बेचेगा। जैसे मैंने आपको जो सिपरी के स्टैटिस्टिक्स भी बताए थे उसमें वेयर डज इंडिया फॉल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो आपको पता है कि भारत दुनिया में 23वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान नहीं आता। उस जो मेरे सामने डाटा है, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुबई के अंदर जिसने बुर्ज खलीफा बनाया वही बिल्डर या फिर आप कहो कि वही जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं।
अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान को डेफिनेटली चिंता होगी कि भाई उम्मा कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा, जो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ पहले बिछ जाते थे पाकिस्तान के सामने, या फिर कहे कि उनकी कोई भी बात वो टाला नहीं करते थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनकी जब इंडिया कुछ एक्सपेक्ट करता था और पाकिस्तान जब मना करता था तब वो कंट्रीज़ भी हमें खुलकर मना कर देती थी कि भाई, और हमें पता भी चलता था कि ये पाकिस्तान नहीं करवाया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कश्मीर के अंदर हो रहा है। आप सबको पता होगा कि यूएई ने यहाँ पर अनाउंस करके रखा है कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर के अंदर। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनको बस अच्छा लग रहा है, ये हमारी विदेश नीति का एक सक्सेस स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ पाकिस्तानियों को जलाकर भून देती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क, कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है, और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं, और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करने की, एक्शन लेने की, इसको रोकने की जरूरत है। चले मुजाहिदीन तो रोकेंगे ही रोकेंगे। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर, इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सेना ने कहा है हाँ हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे। दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सेना का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। यूएई की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए, यूएई बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है उसका यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए, यूएईज लुलु ग्रुप confirms investment 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce from the Indian state. अच्छा सर ये बताएं कि जो यूएई है इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अभी भी उसने $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया इंडिया के अंदर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, तो रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो वो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। जिस तरह से बड़ी लेबर काम करती है यूएई के अंदर, वहाँ पे इंडियन लेबर भी काम करती है, बांग्लादेश की लेबर भी काम करती है, बट एक भेदभाव देखा जाता है सब लेबर्स में, इंडियन लेबर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, क्या वजह समझते हैं आप?
असल में एक उनकी जो करेंसी है वो हमसे बेहतर है और आबादी उनकी ज़्यादा है, वो वैसे स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशियली हमारे। मैं थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना। सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे, आईटी टावर्स होगा, मल्टी पर्पस टावर्स होंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। सो इससे एक और अक्स भी निकलता है कि क्या कश्मीर के ऊपर वो जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो इन्वेस्टमेंट कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने की, उसका क्या सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले अगर आप कुछ सालों से देखो ना, तो यूरोप का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को हथियार बेचने से सीधा मना कर देता है। अब सीधी बात है, यहाँ पर एक सबसे पहला एंगल तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया को सप्लाई करते हो और इंडिया से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, तो पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने का एक रीज़न आपको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी फोर्स है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, जिनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ठीक से बिजनेस करना है इंडिया के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना है, पर आने वाले दिनों में ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, तो आपको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अपना जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। यही बात है, क्योंकि फ्रांस देखिए 1965 की वॉर में और 71 की वॉर में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तान की साइड ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और पैसा अच्छी चीज़ें यहाँ पर करवा लेता है, और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाया। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। स्मार्ट इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेलीकम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है
उसको फ्रांस हेड करेगा। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया को सबसे बड़ी चीज़ या फिर अब सबसे बड़ी जीत आप जो कह सकते हो ना ब्रह्मोस है। और यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रह्मोस, इंडिया ने जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक का जो एक फाइनल टेस्ट था वो कर लिया है। अब पाकिस्तानियों को जो चीज़ से डर लगता है इंडिया के अंदर, उसमें ब्रह्मोस सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वो ऐसा मिसाइल है जो पिछले दिनों भी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भेजा था। हालांकि उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि गलती से आ गया था, अदरवाइज़ 3-4 मिनट वहाँ पर घूमा और उसके बाद वहाँ पर गिर गया। और जिस जगह पर गिरा वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन दूर थे, तो वहाँ पर दूर जितने लोग रहते थे उनके सारों के घर हिल गए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक, ब्रह्मोस से तो वैसे ही फटती थी, लेकिन सुपरसोनिक ऑलरेडी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो पिछले दिनों जो सिचुएशन हुई कि इंडिया का जो मिसाइल वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया, उससे ये भी पता चल गया कि चाइना की जो भी डिफेंस सिस्टम है आपके पास वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है।
उनके दो इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं, और जो जितने आमतौर पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आमतौर पर अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है, इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं, और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयारे, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल। दूसरा, पाकिस्तान को दबाव में लाना है, और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको खबर आज दी थी कि फ्रांस के पास चूंकि यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो जून तक आ गई है, तो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर एक लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ये जो वेपन्स आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक से वो नहीं आने चाहिए, और दूसरी जानिब ये सारा कुछ कर। इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हैज वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ। 2020 के अंदर यह रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है, और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। और इसमें जाहिर बात है सिविल लीडरशिप और इकोनॉमिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की उसे बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला मरहला होगा।